हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अनअकैडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह एंड आई हैव कम अप विद अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू अबॉर्शन। ये केस है 2022 का। इस केस का आपने नाम भी सुना होगा, आपको शायद इसके फैक्ट्स के बारे में ना पता हो, लेकिन एटलीस्ट इसमें क्या लीगल प्रिंसिपल लेड डाउन किया गया इसके बारे में आप अवेयर जरूर होंगे अगर आप करंट अफेयर्स से वाकिफ रहते होंगे तो। ठीक है, एक केस था आपका एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड अनदर। ये था 2022 का केस। 2023 के पेपर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 2023 के जो केस लॉज है उनके साथ साथ 2022 के जो लैंडमार्क जजमेंट्स आए थे वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप स्किप इसको नहीं कर सकते हो। तो आज हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जिस लीगल प्रिंसिपल की बात करी वो ये है कि विमेन की जो राइट होती है रिप्रोडक्टिव चॉइस की, कि मैं रिप्रोडक्शन करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ, ये एक इनसेपरेबल पार्ट है पर्सनल लिबर्टी से। कौन सी पर्सनल लिबर्टी? वो पर्सनल लिबर्टी जो हम आर्टिकल 21 में पढ़ते हैं। आर्टिकल 21 में व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उस पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है कि ये जो रिप्रोडक्टिव चॉइस है विमेन की, इसको पर्सनल लिबर्टी से अलग किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता है। शी हैज अ सैक्रोसैंक्ट राइट टू बॉडली इंटीग्रिटी। ठीक है, उसके पास ये हक है कि वो अपनी बॉडली इंटीग्रिटी कैसे मेंटेन रखना चाहती है। दिस इज हर ओन चॉइस। इसके बारे में एक एक एस्पेक्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट 6 जुलाई से हमारा अचीवर्स बैच लॉन्च होने जा रहा है क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जाम्स के लिए। अगर आपने एनरोल कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो इन दैट केस आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं MSING10 और आप एनरोल करिए फटाफट। यू विल गेट अ डिस्काउंट बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। मैं वहां पे पढ़ाने वाली हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। 6:30 PM पे मेरी क्लास होगी। प्लस आपके पास यहाँ पर 3 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा आप उसके अकॉर्डिंग ये सब्सक्रिप्शन प्लान चूज कर सकते हो। एंड व्हेन यू विल यूज माय रेफरल कोड MSING10 तो आपको इन फीस पर ये जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है इस पे आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा। मूविंग फर्दर, प्लस प्रोग्राम में आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये सारे, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट कराए जाएंगे, क्विजेस कंडक्ट होंगी, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स देखने को मिलेगा रिगार्डिंग द LLM एग्जाम पैटर्न एंड इन क्लास PDF आपको प्रोवाइड करी जाएगी अलोंग विद द डेली केस एनालिसिस। आप अभी देख रहे हैं YouTube चैनल पे डेली केस एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आपको ये QR कोड स्कैन करना है सिंपली एंड देन आपको एक्सेस मिल जाएगा वहां पर फ्री नोट्स का। कोई चार्जेस नहीं है, यू विल गेट एन एक्सेस ऑफ फ्री नोट्स ऑब्वियसली। ठीक है, मूविंग फर्दर, स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस कंडक्ट होती हैं अनअकैडमी पे। मैं जो फ्री लाइव क्लासेस आपकी लेती हूँ वो होती है ट्यूसडे और थर्सडे को 6:30 PM पे। ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे 6:30 PM पे यहाँ पे हम वेरियस इश्यूज को डिस्कस करते हैं, वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम यूट्यूब में कोई भी टॉपिक केस लॉज लेके आते हैं तो उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, उससे रिलेटेड जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्पेशल क्लास में। आपको क्या करना है? सिंपल कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये QR कोड स्कैन करना है और आप पहुंच जाओगे वहां पर जहां पे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां पर ये स्पेशल लाइव फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। वहां पे जाके आप हमारे अपकमिंग लाइव फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, प्लस आपको वहां पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिल जाएंगी फ्री वाली। ठीक, ट्यूसडे और थर्सडे 6:30 बजे शाम को होती है, लेकिन कल के लिए स्पेसिफिकली फॉर टुमारो 6 जुलाई मेरी ये क्लास होगी 5 बजे। रीजन बिहाइंड दिस इज कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कल से अचीवर्स बैच हमारा लॉन्च हो रहा है, वहां पर मेरी 6:30 पे क्लास है, तो 5 से 6 मैं यहाँ पे क्लास लूंगी, 6:30 to 8 मैं वहां पे क्लास लूंगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल तो फटाफट से इसको स्कैन करिए और ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। मैंने कहा हम पढ़ने वाले हैं अबॉर्शन पे कुछ नया प्रिंसिपल लेड डाउन किया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं इसके पीछे के फैक्ट्स क्या थे। जो पेटिशनर है, ठीक है, पेटिशनर इज अ गर्ल, ठीक है, शी इज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ मणिपुर। मणिपुर की वो परमानेंट रेजिडेंट है, वहीं पे रहती है, लेकिन करेंटली वो दिल्ली में रह रही थी। जब ये केस फाइल हो रहा है उस वक्त उसका क्या स्टेटस था, वो दिल्ली में रहती थी। पेटिशनर ने ये कहा कि वो एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थी। इसका मतलब ये है कि वो कोई जोर जबरदस्ती वाले रिश्ते में नहीं थी, वो अपनी मर्जी से किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी विद हर पार्टनर।
ठीक, एंड कंसिक्वेंटली शी बिकेम प्रेग्नेंट आउट ऑफ दैट कंसेंशुअल रिलेशनशिप। नाउ अल्ट्रासाउंड स्कैन जब होता है तो ये रिवील होता है कि जो उसकी प्रेगनेंसी है वो 22 वीक्स की है। ठीक, रिवील होता है कि उसकी प्रेगनेंसी 22 हफ्ते की है। नाउ पेटिशनर क्या चाहती है, पेटिशनर की चॉइस क्या है कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसका रिलेशनशिप फेल हो गया। वो जिस रिलेशनशिप में थी, जिसको वो कंसेंशुअल बता रही है, अब वो रिलेशनशिप फेल हो गया, वो अब इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है। फॉर दैट सेक, आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप जो उसको प्रेगनेंसी अकर हुई है, शी वांट टू टर्मिनेट दैट प्रेगनेंसी। ना उसने ये कहा कि शी इज द एल्डेस्ट अमंग द 5 सिबलिंग्स, 5 भाई बहन में ये सबसे बड़ी है, एंड इसके पेरेंट्स जो है वो एग्रीकल्चरलिस्ट है, किसान मतलब है मेरे फादर, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या था कि वो कोई ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आती है जो बहुत एडवांस हो, जो बहुत ही ब्रॉड थिंकिंग वाले हो, यहाँ पर उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता था। ये बता के वो ये कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रही है। पेटिशनर ने कहा कि उसके पास बीए की डिग्री है, ठीक है, एंड बीए की डिग्री से कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड उसके पास फिलहाल के लिए नहीं है। ऐसे केस में शी वुड बी अनेबल टू रेज एंड नर्चर अ चाइल्ड, वो एक बच्चे को पाल नहीं पाएगी। उसने एक रिट पिटीशन मूव करी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सामने। ठीक, ये था पहली स्थिति जो हुई थी अराइज, वो ये थी। उसने रिट पिटीशन फाइल करती है 226 के अंडर हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सामने। ठीक, अब क्या होता है, पेटिशनर ने क्या कहा है, वो डायरेक्शन चाह रही है कि आप जो एमटीपी रूल्स की बात करते हैं और आप जो एमटीपी एक्ट की बात करते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसी से एसोसिएटेड रूल्स है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के। तो वो कह रही है कि रूल जो 3B है एमटीपी रूल्स का, एंड जो सेक्शन 3 है सब सेक्शन 2 उसका क्लॉज बी, इनमें जो भी आप विमेन की डेफिनेशन रखे हो, जिसमें आप मैरिड विमेन को इंक्लूड करते हो, वो चाह रही है कि आप उसमें अनमैरिड विमेन को भी इंक्लूड कर दें। बेसिकली शी वांट कि आप जो विमेन की डेफिनेशन है आपकी इन एक्ट्स के तहत, इस रूल के तहत आप उसके एम्बिट को बढ़ा दीजिए, उसमें अनमैरिड विमेन को इंक्लूड कर दीजिए। ये था पेटिशनर का प्रेयर बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो कंसिडर किया गया। यहाँ पे और भी प्रेयर्स उसकी थी, लेकिन बाकी प्रेयर्स कंसिडर नहीं की गई, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट। हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसके बारे में कोर्ट ने कंसिडरेशन किया। पेटिशनर उस टाइम पर 24 हफ्ते प्रेगनेंसी कंप्लीट कर चुकी थी जब वो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के सामने पहुंच सकती है। 24 हफ्ते, ठीक है, पहले 22 हफ्ते पता चला, फिर उसने इन द मीनवाइल ये सब आपका रिट पेटिशन वगैरह फाइल किया, एंड देन ये सब होते होते 24 हफ्ते हो जाते हैं। अब क्योंकि उसने प्रोविजन की बात करी है, शी हैड टॉक्ड अबाउट द सेक्शन 3 ऑफ द एमटीपी एक्ट, शी हैज टॉक्ड अबाउट द रूल 3B ऑफ द एमटीपी रूल्स। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप कोई केस लॉ पढ़ते हो तो उस केस लॉ में जो भी प्रोविजंस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में जानना कि आखिर वो कहता क्या है, क्या उसमें कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, उसके बारे में पुराने केस लॉस क्या आए हैं, फिर अपहेल्ड क्या हुआ है, ओवर रूल क्या हुआ है, अभी करंट स्टेटस क्या है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 3 का जो सबसेक्शन 2 है क्लॉज ए, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ये परमिट करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जहां पर लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी 20 हफ्ते से ज्यादा नहीं है, 20 वीक्स, यानी 20 हफ्ते और 20 हफ्ते से कम वाली जो प्रेगनेंसी है उसके लिए टर्मिनेशन अलाउड है इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग, राइट। सेकेंड, क्लॉज बी परमिट करता है टर्मिनेशन जहां पे लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड कर जाती है 20 हफ्ते, लेकिन 24 हफ्ते एक्सीड नहीं करती है। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट 20 to 24 वीक्स। 20 हफ्ते तक कोई कंडीशन नहीं रखी गई, ध्यान से आप देखना, क्लॉज ए में कोई कंडीशन नहीं है, 20 हफ्ते तक नॉर्मली वो अलाउ कर रहे हैं टर्मिनेशन। क्लॉज बी में वो कह रहे हैं कि 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में जो प्रेगनेंसी होती है वो तब अलाउ करी जाती है फॉर सच कैटेगरीज ऑफ वुमेन एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी रूल्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं, जिसको हम कह रहे हैं एमटीपी रूल्स, ठीक है, उन रूल्स में जो भी विमेन की कैटेगरीज को लेट डाउन किया गया है उनके लिए ये अलाउड है। क्लियर? मूविंग फर्दर, हाउएवर एन ओपिनियन मस्ट बी फॉर्म बाय नॉट लेस देन 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये बताएगा कौन, ये ओपिनियन ड्रॉ कौन करेगा कि इन विमेन की कैटेगरीज को भी अगर अबॉर्शन अलाउड है तो किस बेसिस पर अलाउड है।
ये बताएंगे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिनिमम 2 इज रिक्वायर्ड। दैट इंटर एलिया जो कंटिन्यूएंस अगर होती है प्रेगनेंसी की कंटिन्यूएंस, तो इन दैट केस जो प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ है उसमें उसको रिस्क हो जाएगा या फिर ग्रेव इंजरी हो जाएगी उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। वो फिजिकली सफर कर सकती है, वो मेंटली सफर कर सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना। रूल 3B जो है एमटीपी रूल्स का, वो ये कहता है, इसको बनाया गया था इन परसुएंस ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। जैसा मैंने कहा 3 का क्लॉज 2 सब क्लॉज बी है आपका, उसी का परसुएंस में बनाया गया 3B। क्योंकि जब ये कह रहा है, ये वाला सेक्शन क्या कह रहा था, ये कह रहा था 20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बीच में प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन तब अलाउ किया जाएगा जब प्रिस्क्राइब बाय रूल्स में जो कैटेगरी विमेन की दे रखी है उनके लिए होगा। तो इसी के चलते 3B बनाया गया। अब 3B क्या कहता है, कौन सी विमेन एलिजिबल होंगी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए 24 हफ्ते तक। 24 हफ्ते तक कौन सी विमेन है जो टर्मिनेट करवा सकती हैं। तो फॉलोइंग कैटेगरीज होंगी यहाँ पर एलिजिबल। पहला, सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट या रेप या इंसेस्ट। ठीक है, ये वाले केसेस जो होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट वाले, रेप वाले, सेक्सुअल हरासमेंट वाले, इंसेस्ट हो रहे हैं, इसमें अगर वो विमेन नहीं चाहती है उस बच्चे को रखना, तो उनको छूट दे रखी है कि आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट करा सकते हो। 24 हफ्ते तक इस मैक्सिमम पीरियड दे रखा है कि आप करवा सकते हो। 20 हफ्ते तक नॉर्मल कंडीशन में होता है, 20 से 24 के बीच में कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अलाउ किया गया है, जो दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जब हाँ करेंगे तब होगा। ठीक, तो उन केसेस में पहली कैटेगरी विमेन की ये है जो इनकी सर्वाइवर है। क्यों? क्योंकि बहुत रीजन हो सकते हैं भाई, शी इज नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू दैट पर्सन, वो उसके लिए एक बहुत ही बैड मेमोरी है, तो अगर वो बच्चे को रखती है तो उसका इफेक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या जाएगा, इन सबको कंसिडर करते हुए इनको यहाँ पे रखा गया। दूसरा, माइनर के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, अलाउड नहीं है, मतलब वो चाहे तो टर्मिनेट कर सकती है। तीसरा, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। मान लीजिए द वुमेन वाज प्रेग्नेंट एंड प्रेगनेंसी के टाइम पर उसका स्टेटस बदल गया, जैसे या तो डाइवोर्स उसका हो गया या तो विडो हो गई वो, ठीक है, या तो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस उसको लगता है कि मैं यहाँ पे अब और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती। चॉइस है, कोई कंपल्शन यहाँ पे नहीं चल रहा है, ये चॉइस की बात हो रही है। तो अगर वो चाहे कि विडोहुड में होने के बाद अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती है, तो उसको यहाँ पर रूल 3B के चलते मौका दिया जा रहा है कि आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकते हो। इन द सेम वे, अगर ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी विमेन का डाइवोर्स हो जाता है, तो वो चाहे तो वो टर्मिनेट करा सकती है। ठीक, देन नेक्स्ट आता है विमेन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। कोई भी विमेन अगर वो फिजिकली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल में भी क्राइटेरिया है, हम और आप डिफाइन नहीं करेंगे कि हम डिसेबल है। डिसेबल कब माना जाएगा, जब मेजर डिसेबिलिटी हो, माइनर नहीं। ठीक है, छोटी मोटी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में हम आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, अगर मेजर है जिसमें ऐसा हो सकता है कि आप बच्चे को पाल पोस ना पाओ, इन दैट केस माना जाएगा। और वो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा, एज पर द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। 2016 का जो ये एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये फिजिकल डिसेबिलिटी आपकी डिसाइड करी जाएगी। नाउ नेक्स्ट है मेंटली इल विमेन इंक्लूडिंग मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अब ये बहुत ही वाइड एम्बिट आ जाता है यहाँ पे। मेंटली इल विमेन जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है वो ओकेजनली वाली हो सकता है वो रेगुलर तो हो सकता है उसको अटैक्स आते हों या फिर ना अटैक आते हों, साइलेंट होती हो, ये कई तरह की कंडीशंस इसमें आ जाती हैं जिसमें मेंटल रिटार्डेशन इंक्लूडेड है। अगर कोई मेंटली रिटार्डेड पर्सन है तो वो भी इसमें आ जाएगा। फीटल मालफॉर्मेशन, ठीक है, मान लीजिए बच्चा ही फुली तरीके से डेवलप नहीं है, बच्चे में ही कोई कमी है, फीटस में कोई कमी है, तो फीटल मालफॉर्मेशन दैट हैज सब्सटैंशियल रिस्क ऑफ बीइंग इनकम्पैटिबल होगा ये विद लाइफ, और इफ द चाइल्ड इज बॉर्न इट मे सफर फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल एबनॉर्मलिटीज टू बी सीरियसली हैंडीकैप। अब आपको पता होगा कि आज की डेट में टाइम पर अल्ट्रासाउंड्स कराए जाते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट कराए जाते हैं ये जानने के लिए कि बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है, बच्चा डिसेबल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ये माना गया है कि भाई कोई भी सरवाइव क्यों करे, कोई सफर क्यों करे, ठीक है, ऐसे बच्चे के साथ। माँ बाप हैं, अगर वो बच्चा चाहते हैं, अगर वो अपनी दुनिया में बच्चे को लाते हैं, तो वो अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए, अपने दुख को बढ़ाने के लिए नहीं लाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा पैदा होता है जो फिजिकली एबनॉर्मल है या मेंटली एबनॉर्मल है,
तो वो तीनों सबके लिए सजा है, माँ बाप के साथ साथ बच्चे के लिए सजा है। तो कोर्ट ये क्लियर कर दिया गया अमेंडमेंट्स के थ्रू, इस एक्ट में ये हुआ था कि अब कुछ आपके पीएनडीटी वाला जो एक्ट है आपका, वहाँ पे अलाउ कर दिया गया कि टेस्ट करवाए जा सकते हैं, एंड देन उसके बाद अगर पाया जाता है कि बच्चा अब नॉर्मल है तो इन दैट केस वहाँ पर क्या वहाँ पे अबॉर्शन अलाउड है। ठीक है, तो अबॉर्शन अलाउड तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया। फिर विमेन विद प्रेगनेंसी इन ह्यूमैनिटेरियन सेटिंग्स, मान लीजिए डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ऐसी सिचुएशन में वुमेन है, ठीक, जो आपकी नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, डिजास्टर वाली है, जैसे कि आज भी आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुई थी, तो उस टाइम के आज की डेट में भी वहाँ के आसपास जो बच्चे हैं, ठीक, वो क्या होते हैं, वो डिसेबल पैदा होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई इनमें कमी पाई जाती है। इन द सेम वे हिरोशिमा नागासाकी का आपको मालूम है, वहाँ पे भी कहा जाता है कि नॉर्मल बच्चे आसपास नहीं देखे जाते हैं। तो इन सब के इफेक्ट के चलते अगर किसी को कुछ स्कैरी लग रहा है तो वो चाहे तो टर्मिनेट करा सकते हैं प्रेगनेंसी को। ये हो गया आपका रूल। ना हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि सिंस पेटिशनर एक अनमैरिड वुमेन है जिसकी प्रेगनेंसी कंसेंशुअल रिलेशनशिप से निकल के आ रही है, तो इसका केस क्लियरली कवर नहीं होता, क्योंकि जो रूल 3B में जो भी विमेन की डेफिनेशन बताई गई, विमेन की कैटेगरीज रखी गई, उसमें अनमैरिड विमेन कहीं पर भी नहीं है। ये हाई कोर्ट ने कहा था। ठीक है, ये हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर दिया। नाउ ऑन द सबमिशन की रूल 3B जो है, इन सो फार वो अनमैरिड विमेन को एक्सक्लूड करता है, ये वायलेटिव है। एक तरफ तो इन्होंने कहा अगर हम रूल के साथ जाएं तो अनमैरिड वुमेन यहाँ पे नहीं आ रही है, और इसीलिए जो 3(2)B है वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उस लड़की को हो चुके हैं 24 हफ्ते। ठीक है, और जो रूल 3B है वो कहता है कि 20 से 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा सकती है उन कैटेगरीज ऑफ वुमेन की जिनको मेंशन किया गया है रूल 3B में, एंड जिसमें अनमैरिड वुमेन इन्वॉल्व नहीं है। दैट्स वाई रूल 3(2)B यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं किया गया अनमैरिड वुमेन को, तो दे आर सेइंग, हाई कोर्ट इज सेइंग कि ये गलत है, दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि आप जब यहाँ पर हर तरह की वुमेन को रख रहे हो कंसिडर करते हुए इसके सर्कमस्टेंसेस को, तो आज की डेट में भी आप समझिए ना, वेदर जहाँ पर ऑन वन पार्ट यू आर अलाउइंग लिव इन रिलेशनशिप, तो दूसरे पार्ट पर आपको अनमैरिड वुमेन की प्रेगनेंसी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि लिव इन का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ये प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर आप दोनों चीजों में कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको कहा गया कि अनमैरिड वुमेन को बाहर रखना ये समवेयर वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, एंड देयरफॉर SLP was filed before the सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ये आपको जजेस बेंच देखने को मिलती है। ठीक है, ऑनरेबल बेंच कौन कौन सी थी आपकी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ की, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस AS बोपन्ना। ठीक है, ये बेंच आपको देखने को मिली। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व कर रही है, व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्विंग कंसिडरिंग द हाई कोर्ट डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा देखने में लगता है कि हाई कोर्ट थोड़ा ना रिस्ट्रिक्टिव व्यू लेके चल रहे हैं। जो लाइन में लिख दिया गया है कि ये कैटेगरीज ऑफ विमेन है, तो वो उसी पे जमे हुए हैं, वो उसके अपार्ट कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, उससे अलग उसके बियॉन्ड जाके वो कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। ठीक, क्लॉज C जो है वो बात कर रहा है, जो कैटेगरी ऑफ वुमेन जो बात करी गई थी, चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, कि ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी वुमेन का मैरिटल स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए वो विडो हो गई, मान लीजिए वो डाइवोर्सी हो गई, तो कोर्ट का कहना है अगर हम चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस की बात कर रहे हैं ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के टाइम पर, एंड इट इज फॉलोड इन पैरेंथेसिस बाय द वर्ड्स विडोहुड एंड द डाइवोर्स, तो हम क्यों विडोहुड और डाइवोर्स तक रुके हुए हैं, हम इसको और अलग इंटरप्रिटेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पर इसका एम्बिट बढ़ाकर क्यों नहीं सोच रहे हैं। कोर्ट का सीधे कहना ये था, आप इतना रिस्ट्रिक्टिव व्यू क्यों दे रहे हो, आप इसको एग्जॉस्टिव क्यों बना रहे हो, जब वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस, जिसमें एक एग्जांपल दे दिया विडोहुड पेरेंट डाइवोर्स, तो आप इसमें और भी कैटेगरीज तो रख सकते हैं ना, कि ऑनगोइंग प्रेगनेंसी के टाइम पर दे वर प्लानिंग टू गेट मैरिड बट वो शादी नहीं कर पाए, वो सिंगल ही रह गए, ठीक है, लिव इन में ही रहना चाहते हैं, शादी करना ही नहीं चाहते हैं, तो क्या जबरदस्ती नहीं करवाओगे ना आप। तो कोर्ट ने कहा आप इसको रिस्ट्रिक्टिव मत रखो, इसके एम्बिट को बढ़ाइए, जो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस का जो एक्सप्रेशन है ये पर्पसिव होना चाहिए rather देन रिस्ट्रिक्टिव। पर्पसिव का मतलब आप समझ रहे हो, रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन जो लिखा है बस उसी को समझा, पर्पसिव हो गया कि आखिर उसको रखा किस पर्पस से गया है, मतलब क्या है उसका। अगर हम विडोहुड को रख रहे हैं तो विडोहुड को इसलिए रख रहे हैं कि अब वो औरत अकेली हो जाएगी,
आज वो प्रेग्नेंट है, उसके पति की डेथ हो गई है, कल को बच्चा दुनिया में आएगा, वो अकेले हो जाएगी, उसको नहीं लगता है कि मैं पेरेंटहुड संभाल पाऊंगी, उसको नहीं लग रहा है मैं बच्चे को अच्छे से पाल पाऊंगी। दैट्स वाई यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है, ठीक है आप फ्री हो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए। सेकेंड, वो डिवोर्सी है, कल को वो सोच रही है दूसरी शादी करने को। विडो के केस में भी है, मान लीजिए अभी शादी को बहुत टाइम नहीं हुआ है, उनकी लाइफ पूरी पड़ी है, उस दूसरी सेकेंड मैरिज के बारे में वो सोच सकते हैं। तो यहाँ पर उनको लग रहा है कि ये बच्चा मेरी लाइबिलिटी बन जाएगा, बच्चे की वजह से हो सकता है कि मैं आगे अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट ना कर पाऊँ। इन दैट केस यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हो। वही सेम केस यहाँ पर है। ऑब्जेक्टिव समझिए ना, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करिए ना, कोर्ट का कहना है। जब आप एक विडो और डिवोर्सी के बारे में सोच रहे हो, जबकि वो दोनों मैरिटल स्टेटस में थी, आपने इतना सोच लिया कि उन बेचारी लोग का क्या होगा, तो आप उस बेचारी का क्यों नहीं सोच रहे हो जिसको तो शादी नहीं हुई है, जिसको तो सोसाइटी ने कोई रिकॉग्निशन ही नहीं दिया है, एंड शी इज कैरिंग द चाइल्ड ऑफ सम अनदर पर्सन जो अब उसके साथ भी नहीं है। यहाँ तो मान लीजिए हालात ऐसे बन गए, डाइवोर्स में विडो हो गई, हालात ऐसे थे, ठीक है, भगवान को क्या मंजूर था, हो गया। डाइवोर्स में भी दोनों ने अग्री करके किया होगा। अब मान लीजिए वो रिलेशनशिप उसका फेल हो गया, उसके बाद उसको पता चल रहा है कि दैट गर्ल इज प्रेग्नेंट, अब वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कोर्ट का कहना है पर्पसिव इंटरप्रिटेशन रखो भाई। एक्सप्रेशन जो विडोहुड डाइवोर्स है ये एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए, समझ रहे हैं आप, ये एग्जॉस्टिव नहीं होने चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लेके चलिए। और इसी के चलते जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 का जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अनवांटेड प्रेगनेंसी की बात कर रहे हो, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है जो ड्यू टू द फेलियर होती है किसी भी डिवाइस या मेथड की वजह से जो वुमेन या उसके पार्टनर ने यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन और प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। ये हुआ है अमेंडमेंट से, मैं आपको अभी बताऊंगी, अभी आगे मैं बताऊंगी, पहले ये नहीं था, समझ रहे हो आप? पहले इसको समझ लो, कोर्ट ने क्या, अरे ये एक्ट क्या कह रहा है, ये सेक्शन क्या कह रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 क्लियरली बता रहा है कि मान लीजिए कोई विमेन है या फिर उसका पार्टनर है, उन लोगों ने कोई डिवाइस या मेथड यूज किया फॉर द प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी या फिर फॉर लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन उस फेलियर की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो रही है। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 पूरा क्लियरली इस सिचुएशन को बताता है। पार्लियामेंट का जो इंटेंट है वो क्लियरली कन्फाइंड नहीं है बेनिफिशियल प्रोविजन ऑफ एमटीपी एक्ट ओनली टू इन्वॉल्व मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप। एमटीपी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप्स को कवर करना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव है हर उस रिलेशनशिप को बचाना जहां पर दो लोग, दो पार्टनर उस प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर पार्लियामेंट का इंटेंशन यही था, कोर्ट समझा रही है, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन कर रही है कि मुझे तो नहीं लगता एमटीपी एक्ट के ऑब्जेक्टिव को पढ़ के कि पार्लियामेंट का ये इंटेंशन रहा होगा वाइल मेकिंग दिस एक्ट कि भाई हम सिर्फ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को रखेंगे। ऑन द कंट्रारी जो रेफरेंस एक्सप्रेशन का दिया जा रहा है एनी विमेन और हर पार्टनर, आप देख पा रहे हो यहाँ पे विमेन और हर पार्टनर, समझ रहे हो? पार्टनर वर्ड यूज हो रहा है, हस्बैंड वर्ड यूज नहीं हो रहा है। तो विमेन और हर पार्टनर जो है ये एक ब्रॉड मीनिंग बताता है और इंटेंट बताता है जो पार्लियामेंट ने यूज करने की कोशिश करी है। पार्लियामेंट यहाँ पे क्लियर कर रही है, और ये अमेंडमेंट के बाद क्योंकि हुआ है तो और क्लैरिटी बढ़ जाती है। पहले यहाँ पार्टनर की जगह हस्बैंड था, लेकिन जब अमेंडमेंट से इसको पार्टनर कर दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि हर एक वो पर्सन जो उसके साथ इन्वॉल्व है, इन सेक्सुअल रिलेशनशिप रहा है, कंसेंसुअल रिलेशनशिप रहा है एंड उसके बाद प्रेगनेंसी अकर हो रही है, ये उनके बारे में बात कर रहा है। ठीक, स्टैट्यूट ने रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ द वुमेन को रिकॉग्नाइज किया है, उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी और ऑटोनॉमी को रिकॉग्नाइज किया है। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 में पर्सनल लिबर्टी की, तो पर्सनल लिबर्टी में रिप्रोडक्टिव चॉइस आती है। जब आप मैरिज अपनी मर्जी से कर सकते हो तो क्या आप बच्चा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हो? अपनी मर्जी से बच्चा करना, अपनी मर्जी से टर्मिनेट करना, क्या ये अलाउ नहीं करेंगे? क्या बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव चॉइस वुमेन की ही होनी चाहिए। शी इज द वन हु इज गोइंग टू कैरी द बेबी, तो ये उसकी चॉइस होनी चाहिए, मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं करना है, उसकी बॉडीली इंटीग्रिटी है, उसकी ऑटोनॉमी है। दोनों राइट जो हैं ये नोशन एस्टैब्लिश करती है कि चॉइस वुमेन के अंदर होनी चाहिए कि वो बच्चे को बेयर करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। एंड इस राइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए लेजिस्लेचर ने बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं रखा है जब वो मैरिड और अनमैरिड के बीच में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो। हमें लेजिस्लेचर की किसी भी भाषा से प्रोविजन को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंसिएशन करने की कोशिश करी है। ठीक है, ये जो राइट्स हैं अगर हम इसको समझते हैं तो ये आर्टिकल 21 के चलते हैं।
आर्टिकल 21 में जब हम लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो ये उसी के कॉन्सोनेंस में एक्सरसाइज किया जाता है। पेटिशनर ने सबमिट किया कि उसको उसके पार्टनर ने डेजर्ट कर दिया था लास्ट स्टेज पे, समझ रहे हो आप, जून 22 में, ठीक है, लास्ट स्टेज पे उसको छोड़ दिया था, कॉजिंग हर इमेंस मेंटल एगनी, ट्रॉमा एंड फिजिकल सफरिंग। ऑब्वियस सी बात है, अनमैरिड लड़की थी, कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला सोसाइटी से, वो ऐसी रिश्ते में नहीं थे जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता हो रिस्पेक्ट के साथ अभी इंडिया जैसे देश में, ठीक। कुछ जगह है जो ठीक है वहाँ पर लिव इन वगैरह चल रहा है, बट अभी भी मोस्ट ऑफ द पार्ट्स है हमारे कंट्री के जहाँ पर इनको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। दूसरा, लिव इन को जब नहीं देखा जा रहा है तो आउट ऑफ दैट लिव इन रिलेशनशिप अगर प्रेगनेंसी अकर कर रही हो तो फिर आप समझ सकते हो कि उसका स्टेटस क्या होगा। तो जिसकी वजह से उसको बहुत ही मेंटली ट्रॉमा देखना पड़ा, एंड एक्सक्लूडिंग अनमैरिड वुमेन एंड सिंगल वुमेन अगर एम्बिट से हटाते हैं तो ये लेजिस्लेशन से बाहर जा रहा है, समझ रहे हैं आप। कहने का मतलब ये है कि आपने रेप विक्टिम्स को रख लिया, आपने माइनर को रख लिया, आपने डिसेबल वुमेन को रख लिया, आप अलग अलग हर कैटेगरी को कंसिडर कर रहे हो, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट वुमेन जो अनमैरिड है, जो सिंगल है, ठीक है, उनको यहाँ पर रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इनको एक्सक्लूड कर रहे हो तो डेफिनेटली आप लेजिस्लेशन के पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया, कोर्ट ने कहा अगर मैं एमटीपी एक्ट के ऑब्जेक्ट्स और रीजंस को देखूं, साफ साफ लिखा है कि लिबरलाइज करना है सर्टेन एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से डील करते हैं। पहला, एज अ हेल्थ मेजर, जब यहाँ पर डेंजर है टू द लाइफ या रिस्क टू मेंटल या फिजिकल हेल्थ ऑफ द विमेन, जब भी विमेन की लाइफ को कोई रिस्क है या उसके फिजिकल या मेंटल हेल्थ को नुकसान हो रहा है तो वहां पर हमको उन प्रोविजंस को लिबरलाइज करना है जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था मैं डिफरेंस बताऊंगी। एमटीपी एक्ट आपका जब 1971 में बना तो यहाँ पर आपको ये देखने को एक्सप्लेनेशन में मिल रहा है, वही यहाँ पर एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट करके 2021 में इसकी परिभाषा कुछ बदल दी गई। यहाँ पर लिखा है कि जब प्रेगनेंसी अकर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ डिवाइस या मेथड यूज्ड बाय मैरिड वुमेन लिखा हुआ है और हर हस्बैंड लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, कोई भी शादीशुदा महिला है और उसका जो पति है, बच्चों को लिमिट करने के लिए, बच्चों के नंबर को, चिल्ड्रन के नंबर को लिमिट करने के पर्पस से अगर वो कोई भी डिवाइस या मेथड यूज करते हैं जो फेल हो जाता है तो जो एंग्विश कॉज होता है, ठीक है, बाय सच अनवांटेड प्रेगनेंसी, वो माना जाएगा कि ग्रेव इंजरी कॉज कर रहा है टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। क्लियर, यहाँ पे ये चीज लिखी थी। लेकिन अमेंडमेंट 2021 में करके कहा गया जहां पे भी प्रेगनेंसी अकर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस या मेथड, कौन यूज कर रहा है, एनी वुमेन, मैरिड हटा दिया। अब आप खुद सोचो, जब 71 के अमेंडमेंट को 21 में अमेंड कर रहे हैं, 71 के प्रोविजन को अमेंड कर रहे हैं, कुछ सोच के ही तो कर रहे हैं ना। मैरिड तो सही था, अगर उनका मतलब होता सिर्फ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को इंक्लूड करना तो वो मैरिड को क्यों हटाते हैं, एनी वुमेन कर दिया। अब एनी में मैरिड भी आएगी, सिंगल भी आएगी, अनमैरिड भी आएगी, डाइवोर्सी भी आएगी, ठीक। और हर हस्बैंड की जगह हर पार्टनर कर दिया, क्योंकि हस्बैंड तो वही है जिसने 7 फेरे लिए, शादी करी है, पार्टनर कोई भी हो सकता है। अब देखिए, लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो कॉमन है, लेकिन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी भी आ गया कि जब प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, ठीक, जब बच्चा नहीं चाहते हो। पहले तो था जब, क्योंकि शादी कर चुके हो तो शादी करने के बाद 1-2 बच्चों के बाद फिर आप सोचोगे अब और नहीं करना है, तो वहां पर आप ये मेथड या डिवाइस यूज करोगे किस चीज के लिए, फॉर लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन जब आप अनमैरिड हो, जब बच्चे हैं ही नहीं, जब शादी हुई नहीं है, तो वहां पर आपका पहले बच्चे में ही मोटिव क्या होगा, टू प्रिवेंट दैट प्रेगनेंसी, इसलिए इसको चेंज किया गया। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर फेलियर हो जाता है तो एंग्विश कॉज होता है उस प्रेगनेंसी से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से, जो ग्रेव इंजरी कॉज करता है, ठीक है, बहुत ही क्लियर है ये, मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है उस प्रेग्नेंट वुमेन के। अब इस केस को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कुछ केस लॉज का रेफरेंस लिया। कोर्ट ने कहा कि जो विमेन की राइट टू रिप्रोडक्टिव चॉइस है वो इनसेपरेबल पार्ट है उसकी पर्सनल लिबर्टी से, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये एक सैक्रोसैंक्ट राइट है बॉडली इंटीग्रिटी के लिए। कोर्ट ने एक पहला केस 2009 का लिया, सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्ट ने इसमें रिकॉग्नाइज किया कि जो विमेन की राइट है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की, वो डायमेंशन है आर्टिकल 21 का, जो अभी मैंने कहा पर्सनल लिबर्टी से कनेक्ट करके कोर्ट ने बताया ये उसकी बॉडली इंटीग्रिटी है, इट इज हर ओन रिप्रोडक्टिव चॉइस। आप कौन होते हैं उसको बताने वाले, ये उसकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है कि मैं बच्चा करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। कोर्ट की कुछ लाइंस थी इसमें जो हम देख लेते हैं।
कोर्ट ने कहा देयर इज नो डाउट that a women's right to make reproductive choices is also a dimension of personal liberty as understood under Article 21. इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि जो विमेन की राइट होती है रिप्रोडक्टिव चॉइस करने की, ये पर्सनल लिबर्टी का एक डायमेंशन है, ये उसकी खुद की चॉइस है जिसको हम आर्टिकल 21 में एंटरटेन करेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि रिप्रोडक्टिव चॉइसेस जो होती हैं ये एक्सरसाइज की जा सकती है प्रोक्रिएट करने के लिए एज वेल एज अब्सटेन करने के लिए। मुझे प्रोक्रिएट करना है या प्रोक्रिएट नहीं करना है, ये दोनों चीजें इस रिप्रोडक्टिव चॉइसेस में इंक्लूड होती है। क्रूशियल कंसिडरेशन ये है कि जो विमेन की राइट है प्राइवेसी, डिग्निटी और बॉडली इंटीग्रिटी की, इसकी रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, इसकी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है व्हाटसोएवर रिप्रोडक्टिव चॉइसेस पर, चाहे वो विमेन की राइट टू रिफ्यूज पार्टिसिपेशन इन सेक्सुअल एक्टिविटी हो या फिर इंसिस्टेंस ऑन यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड हो। कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा एक्सरसाइज ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस पर। अब वो रिप्रोडक्टिव चॉइस उसकी किस तरीके से हो सकती है कि मुझे सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, दूसरा हो सकता है कि मैं कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करने पे इंसिस्ट करूंगी, यू हैव टू यूज, ठीक है। ये सारी चीजों को कोर्ट ने लेकर बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया। नाउ 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 की कैटेगरी में रखा था। कोर्ट ने कहा जो एक वुमेन का डिसीजन होता है प्रोक्रिएट या अब्सटेन करना फ्रॉम प्रोक्रिएटिंग, कोर्ट ने इसको रिलेट किया है, कोर्ट ने रिलेट किया है प्रोक्रिएशन को आर्टिकल 21 से, कि ये एक फेसेट है ऑफ अ राइट टू लीड अ लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। कोर्ट की जो लाइंस थी वो क्या थी कि अगर एक बॉडी होती है, बॉडी की जो प्राइवेसी होती है वो एक इंडिविजुअल को एंटाइटल करती है कि वो अपने फिजिकल एस्पेक्ट जो है उसके पर्सनहुड के, उसको मेंटेन रखे। किस तरीके से मेंटेन रखे उसकी खुद की चॉइस है। इंटरसेक्शन जो होता है हमारी खुद की मेंटल इंटीग्रिटी में और जो हमारी प्राइवेसी में, ये इंडिविजुअल को एंटाइटल करता है कि उसके पास फ्रीडम ऑफ थॉट होना चाहिए, फ्रीडम टू बिलीव होना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड जब ये गारंटी करता है, ये जो गारंटीज हैं ये जेंडर के साथ इंटरसेक्ट हो जाती है, तो ये प्राइवेट स्पेस क्रिएट करती है जो सारे एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है जो जेंडर आइडेंटिटी के लिए क्रूशियल है। ये हम बहुत अच्छे से 377 के मामले में भी समझ सकते हैं, जहां पर हम अपने बॉडी की प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि मेंटली हमने खुद को कैसे एक्सेप्ट किया है और बॉडी हमारी किस तरीके से रोल प्ले कर रही है, ठीक। फैमिली, मैरिज, प्रोक्रिएशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये सब इंटीग्रल है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल की डिग्निटी की हम बात करते हैं तो उससे जुड़े ये सारे एस्पेक्ट हैं। जब हम फैमिली की बात करेंगे डेफिनेटली इट इज कनेक्टेड टू डिग्निटी। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, सेक्शन 377, it is absolutely the part of dignity. Procreation obviously dignity का part है। Marriage, जब marriage है तो भी procreation है, marriage नहीं है तो भी procreation है, तो ये सब choice है। Above all, जो privacy individual की होती है, it recognizes an inviolable right to determine how freedom shall be exercised. जो privacy individual की होती है वो एक right को determine करती है कैसे freedom को exercise करना चाहिए। फर्दर 2017 के केस में ओन मोशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर विमेन, इफ अ विमेन डज नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रेगनेंसी, विमेन नहीं प्रेगनेंसी अपना कंटिन्यू करना चाहती है, then forcing her to do so represents a violation of women's bodily integrity and aggravates her mental trauma which would be deleterious to her mental health. समझ रहे हैं आप? बहुत क्लियरली बार बार सारे केस लॉज में पर्सनल लिबर्टी, बॉडली इंटीग्रिटी, बॉडी प्राइवेसी, इन सब की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने इस केस में भी क्लियर कहा कि अगर विमेन क्लियर है कि मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करनी है, ठीक है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। इफ यू आर फोर्सिंग हर फॉर दिस, तो आप उसकी बॉडली इंटीग्रिटी को वायलेट कर रहे हो, तो समवेयर आप आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हो, आप खुद मुसीबत बुला रहे हैं एंड उसको अग्रेवेट कर रहे हैं मेंटल ट्रॉमा के लिए। वो आपके ऊपर मेंटल हरासमेंट का केस लगा सकती है, वो मेंटल क्रुएलिटी का केस लगा सकती है, मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पे वो आपसे डाइवोर्स ले सकती है। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आगे कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी विमेन को, अनमैरिड विमेन को, कोर्ट ने क्लियरली कहा अगर आप एक अनमैरिड विमेन को मना कर रहे हो राइट टू सेफ अबॉर्शन के लिए, तो आप उसकी पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम को वायलेट कर रहे हो। क्लियर फंडा है। क्यों? क्योंकि आपने तो यहाँ पर हर तरह की विमेन को राइट दे दिया, तो भाई अनमैरिड विमेन से क्या प्रॉब्लम है, आप उसको भी तो सेफ अबॉर्शन का राइट दीजिए। नहीं दे रहे हैं तो पर्सनल ऑटोनॉमी को वायलेट कर रहे हैं। जब आप लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं,
अगर आप एक अनमैरिड लड़की को अलाउ कर रहे हैं, तुम लड़के के साथ रह सकती हो लिव इन में, तो फिर लिव इन के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, प्रेगनेंसी अगर है तो आप उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग दैट? आप किस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जिसमें आप अनमैरिड वुमेन को फिट नहीं कर पा रहे हैं इतनी कैटेगरीज में? कोर्ट ने एक रेफरेंस यहाँ पे दिया 2010 के केस का, एस खुशबू वर्सेस कन्या एमएल का, जिसमें कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल लॉ शुड नॉट बी वेपनाइज्ड टू इंटरफेयर विद द डोमेन ऑफ पर्सनल ऑटोनॉमी। जब हम पर्सनल ऑटोनॉमी के डोमेन की बात करते हैं तो आप क्रिमिनल लॉ को वेपन नहीं बना सकते हो, वहां पे आप क्रिमिनल लॉ को नहीं इंटरफेयर करा सकते हो। कोर्ट का कहना था, इवन इन द सोसाइटल मेन स्ट्रीम देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हु सी नथिंग रॉन्ग इन एंगेजिंग इन प्री मैरिटल सेक्स। आज की डेट में जब हम लिबरलाइज हो रहे हैं, जब हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होमोसेक्सुअलिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट सेम सेक्स मैरिज, तो भाई प्री मैरिटल सेक्स में लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल हैं जिनको कुछ भी बुरा नहीं लगता है। हाँ, हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें गलत है, जो मैंने कुछ देर पहले कहा, लिव इन रिलेशनशिप देखें डेफिनेटली गलत है, बट मैंने ये भी तो कहा कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको कुछ गलत नहीं लगता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए प्री मैरिटल सेक्स इज नॉट रॉन्ग। तो नोशन जो सोशल मोरालिटी का है, मोरालिटी इज समथिंग विच चेंजेस पर्सन टू पर्सन। मेरी डेफिनेशन मोरालिटी की अलग है, आपकी अलग है, आपके घर वालों की अलग है, उनसे पुरानी जनरेशन की अलग है, आने वाली जनरेशन की अलग है। क्या करोगे? किताब में नहीं लिखा है, मोरालिटी की डेफिनेशन कहीं भी डिफाइन नहीं है, वो बदलती रहती है। घर से घर बदलेगी, स्टेट टू स्टेट बदलेगी, पर्सन टू पर्सन बदलेगी, जनरेशन टू जनरेशन बदलेगी। ठीक, तो सोशल मोरालिटी के जो नोशंस हैं वो इनहेरेंटली सब्जेक्टिव हैं, बदल रहा है तो सब्जेक्टिव है। एंड क्रिमिनल लॉ को आप यूज नहीं कर सकते हो इंटरफेयर करने के लिए पर्सनल ऑटोनॉमी में। मोरालिटी एंड क्रिमिनलिटी साथ में नहीं रह सकती, दे आर नॉट कोएग्जिस्टिव, कोएक्सटेंसिव नहीं है, साथ में नहीं रह सकते किसी भी कीमत पे। तो अगर आपको लिबर्टी देनी है तो आप फिर मोरालिटी को ऊपर लेके जाइए, अगर आपकी मोरालिटी नीचे जा रही है तो आप फिर क्रिमिनलाइज करिए चीजों को डेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट फाइनली जजमेंट पे पहुंचती है। कोर्ट कहती है कि हम एंटरटेन करेंगे एसएलपी, हम समझ रहे हैं इस पूरे मैटर को, हम इस कंसर्न को समझ रहे हैं एंड हम एंटरटेन करेंगे एसएलपी को। एंड allowing the petitioner to suffer an unwanted pregnancy would be contrary to the intent of the law enacted by the parliament। जब वो बार बार एमटीपी एक्ट और एमटीपी रूल्स के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं तो कोर्ट ने क्लियरली कहा, अगर मैं यहाँ पर पेटिशनर को अलाउ कर रहा हूँ कि तुम अनवांटेड प्रेगनेंसी को सफर करो, उसके साथ रहो, उस बच्चे को तुम लो, जैसे भी पैदा करो, मैं नहीं जानता, तुम्हें लेना है, यहाँ पे गलत होगा। ये पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसके इंटेंट के खिलाफ चला जाएगा। मोर ओवर, अगर हम पेटिशनर को अलाउ कर रहे हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए, अगर हम प्रॉपर इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का करते हैं, जैसा कि मैंने कहा विडोहुड और डाइवोर्स एक एग्जाम्पल है, अगर आप एक प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करो तो आप अनमैरिड वुमेन को उसमें रख सकते हो। तो अगर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का किया जाए तो प्राइमा फेसाई ये फॉल करता है स्टैट्यूट में एंड पेटिशनर को डिनाई नहीं करना चाहिए बेनिफिट ऑन द ग्राउंड कि शी इज एन अनमैरिड वुमेन। ठीक है, सिर्फ क्योंकि वो अनमैरिड है इसके बेसिस पे हमें उसको मना नहीं करना चाहिए। जो डिस्टिंक्शन है मैरिड और अनमैरिड के बीच का, इट डज नॉट बेयर अ नेक्सस। जब आपने आर्टिकल 14 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, जिसमें हम दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक हम कहते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे बेस्ड, दूसरा हम कहते हैं कि वो जो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो रहा है वो कनेक्टेड होना चाहिए विद द ऑब्जेक्ट अचीव बाय द एक्ट। एक्ट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है वो अचीव कर पा रहा हो, आप इस तरीके का बाइफर्केशन डिफरेंशिएशन कर रहे हो कि उस ऑब्जेक्ट को अचीव कर पा रहे हो। तो अगर आप सिर्फ मैरिड वुमेन को यहाँ टर्मिनेट करने के लिए अलाउ कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पर कि जो भी मसले हैं प्रेगनेंसी के जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं, जिनको कैरी फॉरवर्ड करना सही नहीं होगा बच्चे के लिए, माँ बाप के लिए, इन दैट केस उसको टर्मिनेट करना अलाउ किया गया है। तो इस केस में अनमैरिड वुमेन को आप कैसे इस एम्बिट से बाहर रख सकते हो, आपको उसको इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो ये जो डिस्टिंक्शन है मैरिड और अनमैरिड वुमेन का, ये कहीं से भी वो नेक्सस नहीं रखता है बेसिक पर्पस और ऑब्जेक्ट से जो पार्लियामेंट को अचीव करना था, इसको इनकॉर्पोरेट करके, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 3 को इनकॉर्पोरेट करके। Petitioner had moved the High Court before she had completed 24 weeks of pregnancy। हाई कोर्ट वो 24 हफ्ते से पहले जा चुकी थी। अब अगर 24 हफ्ते पार भी हो गए हैं सुनवाई होते होते तो भी वो मौके पे पहुंच गई थी। नाउ द डिले इन जुडिशियल प्रोसेस कैन नॉट वर्क टू हर प्रेजुडिस। अगर डिले जुडिशियल प्रोसेस में हो रहा है तो इन दैट केस आप डेफिनेटली उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं।
So this was all about the recent case of 2022 X versus Principal Secretary. ये एक बहुत important case है regarding abortion, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस वगैरह थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसी तरीके से आपसे पैसेज पूछे जाते हैं तो आपको प्रोविजंस भी पता होने चाहिए अलॉन्ग विद द रेफर्ड केस लॉज, जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट ने क्या रेफरेंस लिया, कोर्ट ने क्या हेल्प किया था। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ऐसे केस लॉज में आपके सामने लेके आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।